हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 13 में। और फ्लूइड मैकेनिक्स का ही ये कंटिन्यूस पार्ट चल रहा है अभी भी। ठीक है, आज हम विस्कोसिटी का ही सेकंड लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि इन टोटल इट्स लेक्चर नंबर 13। और विस्कोसिटी के हिसाब से देखें तो विस्कोसिटी वाला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 12 था, वहाँ सबने विस्कोसिटी पढ़ना स्टार्ट किया था। और आज जो है विस्कोसिटी का ये सेकंड पोर्शन है, यानी कि इसी का सेकंड लेक्चर आप कह सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्टोक्स लॉ, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्टोक्स लॉ की क्या जरूरत थी, क्यों इसका यूज हम कर रहे हैं। और उससे पहले हमने जो पढ़ लिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, चलिए आइए पढ़ते हैं। पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करवाता हूँ विस्कोसिटी से। विस्कोसिटी का रिकॉल ये था कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था क्या, कि अगर हम वाटर और हनी लेते हैं और दोनों को पर्टिकुलर किसी कंटेनर से बाहर निकाला जाए, देन व्हाट वी सी कि पानी जो है बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है, जबकि हनी जो है वो क्या है, धीमी स्पीड से बाहर निकलता है ना। रीजन क्या था? रीजन था फ्लूइड का खुद का फ्रिक्शन। पहला रीजन ये था। दूसरा, फ्लूइड और सराउंडिंग जो पोर्शन होता है उसके बीच में भी फ्रिक्शन। इन दोनों फ्रिक्शन की वजह से उसमें एक प्रॉपर्टी जो इंट्रोड्यूस हम करवाते हैं, वो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे थे? विस्कोसिटी। यानी कि फ्लूइड के जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लगने का जो प्रॉपर्टी है, उसी को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। अब फ्रिक्शन लग रहा था, इट्स ओके। और लेकिन फ्रिक्शन लगने की वजह से एक हमने कहा कि हाँ, एक फोर्स भी तो है जो उसे पीछे की ओर खींच रहा है ना। इसी वजह से धीमा चल रहा होगा। उसी फोर्स को हमने कहा था विस्कस फोर्स, या फिर ड्रैगिंग फोर्स उसे नाम दिया था। तो उसे विस्कस फोर्स कहा जा सकता है या फिर ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये जो फोर्स था, ड्रैगिंग फोर्स या कुछ भी, तो इसमें हमने एक हेडिंग लिखा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे नीटा से रिप्रेजेंट किया था। उसके लिए हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये डिफाइन होता है। और डिफाइन क्या था कि कोई भी जो दो लेयर्स हैं, या दो से ज्यादा लेयर जो भी हैं, किसकी लेयर है ये? पर्टिकुलर किसी फ्लूइड के लिए। ओके, तो फ्लूइड की उन लेयर्स के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। लेट्स से मैंने फ्रिक्शन इधर दिखाया, ठीक है। मतलब इन दोनों लेयर के बीच में जो ओवरऑल रिलेटिव मोशन हो रहा होगा वो किस तरफ हो रहा होगा? इस तरफ। तो मोशन इधर हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल रिलेटिव मोशन इधर हो रहा है, इसलिए फ्रिक्शन इधर लगा, ठीक है। जस्ट स्केमेटिक डायग्राम जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब हमने कहा था कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसी को हमने नाम दिया है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का मतलब है जो आपको क्या कर रहा हो? अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। आपको डिफिकल्टीज प्रोवाइड कर रहा हो, आपको जाने में थोड़ी सी क्या होगी? तकलीफ होगी, ठीक है। चलिए, अब इसको हमने डिनोट किया था एफ से, या फिर इसी को किसी और भी सिंबल से यूज किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो बड़ा मैटर नहीं है। व्हाट मैटर इज दिस कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स था जिसे मैंने एफ नाम दिया, दैट फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है? एरिया। एरिया किसका? ऑफ ए गिवन लेयर। लेयर किसका? फ्लूइड का। यहाँ पर जो ए है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। क्या है ये? इट्स एन एरिया ऑफ ए गिवन लेयर। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। देन वी सेड कि ये it is also proportional to dv by dz, and dv by dz is what? Velocity gradient. Gradient का मतलब होता है just divide by n length, ठीक है। अगर आप किसी भी टर्म को या वेरिएबल को या फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, तो वो क्या होगा? एज ए ग्रेडियंट डिफाइन होगा, ठीक है। तो वही हमने डिफाइन किया। ये साइन हटा था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, दैट लेट्स से यहाँ पर जो डिफाइन हुआ वो कांस्टेंट वो क्या था? नीटा था, जिसे को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। जिसका यूनिट क्या था? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एंड जो जो बाकी बातें हमने देखी थी, माइनस भी देखा था। माइनस किसकी वजह से आता है? हमने कहा था इसका नेचर कैसा है? अपोजिंग है, इसलिए अपोज करेगा। चलिए, यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक बात बहुत बढ़िया है।
अब बात आती है कि फ्रिक्शन लग क्यों रहा था, है ना? फ्रिक्शन लग क्यों रहा था? तो देखिए, तो फ्रिक्शन लगने का एक रीज़न हमने बताया था कि फ्लूइड है तो फ्लूइड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होगी, तो उन लेयर्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है देन देयर विल बी ए फ्रिक्शन, और उसे हम क्या कहते हैं? विस्कस फ्लूइड कहते हैं। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टडी करते हैं फ्लूइड का, वो फ्लूइड हम क्या मानते हैं? आइडियल फ्लूइड, दैट मीन्स द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स इज जीरो। ठीक है, लेकिन अब हम फ्रिक्शन को कंसिडर करेंगे। अब एक एग्जांपल सुनिए। लेट्स से यहाँ पर मैंने कोई वाटर फ्लो दिखाया है, ऐसा कुछ भी, कोई भी लिक्विड फ्लो है ना, जरूर नहीं वाटर है। यहाँ पर एक बोट है जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अगर इच्छा हो तो। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये मोशन कर रहा, और ये जो बोट है वो सॉलिड बॉडी है। ठीक है, और ये कैसा है? लिक्विड। सही है ना? तो लिक्विड की सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस है उसके कांटेक्ट में है सॉलिड। ठीक है, तो हियर वी हैव व्हाट? सॉलिड प्लस लिक्विड कांटेक्ट। ठीक, तो सॉलिड प्लस लिक्विड कांटेक्ट हो तो क्या होगा? अभी दो चीजें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए आपको। पहली कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो फ्रिक्शन वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं वहां पर हमने सीखा है कि दो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये दो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन है देन देयर विल बी ए फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन क्या था? फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक ना? और फ्लूइड में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है उन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तब भी वहां क्या है? फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ ए गिवन लिक्विड और ए गिवन फ्लूइड। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा, अब यहाँ पर दोनों ना ही तो सॉलिड है, दोनों ना ही तो लिक्विड है, एक सॉलिड है और दूसरा क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि हाँ, दो सॉलिड हो तब फ्रिक्शन होता है, दो लिक्विड हो तब भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड साथ में हो तो क्या फ्रिक्शन होता है? यस, फ्रिक्शन होगा इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन। तो मैंने कहा ये मोशन कर रहा इधर। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगना चाहिए किधर? इधर लगना चाहिए। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर वही होगा जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है, dv बाय dz। ठीक है ना? तो यहाँ पर नोट डाल करके फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन सॉलिड इज इमर्स्ड, या फिर सॉलिड इज हैविंग कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, व्हेन सॉलिड इज हैविंग सरफेस कांटेक्ट with liquid, then use friction force is equal to a dv by dz। ठीक है, यही क्या है मतलब कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो ऊपर वाली लेयर के कांटेक्ट में ही होना चाहिए, यानी कि वो अंदर डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट 1 लिखा, अब नोट नंबर 2। क्या? मान लो इसी सॉलिड को मैंने अंदर डुबो दिया। ठीक है, इसी सॉलिड को अंदर मर्ज करवा दिया कैसे भी करके। ठीक है, अब सॉलिड बॉडी यहाँ पर है, क्या होगा? अब ये जो सॉलिड है कंप्लीटली इमर्स्ड है इसके अंदर, मतलब ये वाला केस नहीं है। व्हेन सॉलिड इज हैविंग सरफेस कांटेक्ट विद लिक्विड तो ये लगाते हैं, सही है। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो तो क्या करेंगे? तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कौन सा रूल यूज करेंगे? देन वी यूज स्टोक्स लॉ। क्या यूज करेंगे? स्टोक्स लॉ। तो पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए, when solid is immersed in liquid, we use Stokes law। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ हम पढ़ेंगे। ठीक है, दो पॉइंट फिर से बता रहा हूँ, जब सॉलिड बॉडी और लिक्विड दो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो फ्रिक्शन होगा, लेकिन वो फ्रिक्शन दो तरह का होगा।
किस बात पे डिपेंड करेगा? पहला ये कि अगर सॉलिड बॉडी जो है दिए गए लिक्विड के ऊपर वाली सरफेस के कांटेक्ट में है, जैसे ये लिक्विड है और यहाँ पर ये रखा हुआ है, मतलब क्या है? सरफेस के साथ कांटेक्ट है, तो हम यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ वाला फ्रिक्शन, यानी कि F इक्वल टू नीटा ए डी बाई डी जेड। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में पूरी तरह से क्या है? इमर्स्ड है, तब भी फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन आएगा किसके अकॉर्डिंग? स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब एक सवाल करते हैं यहाँ वाला। तो स्टोक्स लॉ में हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, क्या ये कुछ और होता है। चलिए, वुडन प्लेट ऑफ एरिया, कोई वुडन प्लेट है जिसका एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकेंड इन ए फ्लूइड, और उस फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी कितना? 10 की पावर माइनस 2 पॉइंट। डेप्थ ऑफ रिवर बेड, यानी कि जो फ्लूइड का लास्ट वाला जो बेड है, जो स्टेशनरी हम मानेंगे, वो कितने डेप्थ पर है? 2 मीटर पर। देन फाइंड द फोर्स टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, ये मैंने फ्लूइड बनाया, डेप्थ कितना? 2 मीटर, और ये क्या है आपका? रिवर बेड। तो लास्ट वाली लाइन को मैंने कह दिया रिवर बेड। ठीक है, एक वुडन प्लेट है जो ऊपर वाली सरफेस पर तैर रहा है, ठीक है ना, इट्स मूविंग। तो वुडन प्लेट बना देते हैं। ठीक है, इसका एरिया कितना है? ये ऐसे तैर रहा है ना, जैसे ये वुडन प्लेट है, ये तैर रहा है। ठीक, एरिया कितना? 2 मीटर स्क्वायर। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये? वेलोसिटी है इसका 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फ्लूइड का जो विस्कोसिटी है कितना? 10 की पावर माइनस 2 पॉइस। पॉइस है मतलब क्या? सीजीएस है, तो एमकेएस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या था कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 1 पॉइस। तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, देन इट कम्स आउट टू बी इन एमकेएस 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, ओके। देन फाइंड द फोर्स टू कीप द प्लेट इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है सवाल? देखिए कि जब ये वुडन प्लेट इस तरफ मोशन करेगा, तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ, क्योंकि ओवरऑल रिलेटिव मोशन किस तरफ हो रहा है? इधर हो रहा है। तो ये फ्लूइड का जो फर्स्ट लेयर है वो नहीं चाहेगा कि वुडन प्लेट आगे जाए, देन देयर विल बी ए फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये पहली समस्या। अब उसको यूनिफॉर्म बनाए रखना है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसे अपोज करना चाहेगा। तो जितना फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, अगर उतना ही फोर्स मैं खुद से लगा दूं, तो वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। तो क्या करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करेंगे। लेकिन फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए मैंने आपको दो केस बताए। क्या? कि जब भी सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हो तो फ्रिक्शन होगा, लेकिन उसे दो टाइप्स में आप डिवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या? तो पहला देखो, क्या सॉलिड का जो कांटेक्ट है लिक्विड के साथ वो ऊपर वाली सरफेस के साथ है, देन वी यूज न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला कौन सा? F इक्वल टू नीटा ए डी बाई डी जेड। या फिर पूरी तरह से इमर्स्ड है तो कौन सा यूज करेंगे? स्टोक्स लॉ, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सॉलिड बॉडी है वो ऊपर वाले लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो कौन सा यूज करेंगे? देन वी विल यूज फ्रिक्शन इज इक्वल टू नीटा ए डी बाई डी जेड। ठीक है, अभी समझे? नीटा कितना दिया है? 10 की पावर माइनस 3। एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। डीवी बाई डी जेड कितना है? ऊपर वाली लेयर का जो स्पीड है कितना? 2 हो जाएगा। सबसे नीचे वाली का कितना? ये आ जाएगा 2 माइनस 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल क्या? यहाँ वाला वेलोसिटी सबसे ऊपर वाली लेयर का, और सबसे नीचे वाली 0 होती है। बीच का डेप्थ कितना है? 2 है, 1 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। इतना का क्या है फोर्स? न्यूटन में फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि इतना फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा,
तो वो क्या करेगा, उसे धीरे धीरे रोक देगा, यानी कि देयर विल बी रिटार्डेशन। ठीक है, फाइनली रुक जाएगा, मतलब उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। बट वी हैव टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या करूंगा, उतना ही फोर्स उधर लगा दो। सो फोर्स नीडेड ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसे आराम से, है ना। एक और सवाल करवा देते हैं। चलिए लिखिए, एक कंटेनर है, क्वेश्चन नंबर 2, हियर इज एनी कंटेनर, और इसमें लिक्विड फिलअप है। ठीक है, और इसमें एक बोट दिया गया, सॉरी 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 सॉरी, ये लीजिए अभी, ठीक। ओके ना, ये इसके कांटेक्ट में आ गई बोट, आली राली, बोट कांटेक्ट में आली, है ना। चलिए इसमें एक ये पैसेंजर भी बैठा है, कंप्लीट मास कितना दिया है, 2 kg दिया है, मतलब कोई खिलौना है ना। चलिए बोट, और क्या दिया है, एरिया दिया है इसका 1 मीटर स्क्वायर, शिप बोट का, और ये मोशन कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ओके, यहाँ इस पर एफ एक्सटर्नल लग भी रहा है, कितना है, 20 न्यूटन, और फर्स्ट लेयर से लास्ट वाली लेयर का जो डेप्थ है 1 मीटर है। ठीक है, लिक्विड एट रेस्ट, लिक्विड इज एट रेस्ट, एंड नीटा इज गिवन 10⁻², 10 पॉइंट्स। ओके, ठीक है, क्या करेंगे, आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बोट, फाइंड द एक्सीलरेशन बोट, ऑप्शन ए बी सी डी, है ना। क्या है, 10 5 10 5 1.25 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए, तो क्या करेंगे, देखिए इधर लग रहा है एफ एक्सटर्नल, लेकिन इतना तो हमें पता है कि सबसे पहली बात सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट है, लिक्विड की सरफेस पे कांटेक्ट है, तो कौन सा फ्रिक्शन, न्यूटन लो वाला फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है, अब एफ इक्वल टू नीटा ए डी वी बाई डी जेड। ठीक है, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीटा कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1, एरिया कितना है 1 है, डी वी बाई डी जेड फाइनल वेलोसिटी, नीचे वाला 10 हो गया, बीच का डेप्थ ये, तो ये कितना आ गया 10 न्यूटन। अब देखो एफ बनाते हैं कि बोर्ड का ना, इधर कितना लग रहा, एफ एक्सटर्नल 20 न्यूटन, फ्रिक्शन किधर, इधर लग रहा कितना 10 न्यूटन, और इसका मास कितना 2 kg। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा फोर्स इस तरफ है, यानी कि 20 - 10/2 क्या जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 न्यूटन - 10 न्यूटन अपॉन मास, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ है ना, 10/2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ते हैं अब स्टोक्स लॉ के, जब पूरा डूब जाए, इमर्स्ड हो जाए तो क्या होगा उस केस में। उसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसे लिख लीजिए आराम से, मिटा देते हैं इसे, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब क्या करते हैं ना, स्टोक्स लॉ का कहना है कि द विस्कस फोर्स एफ वी ऑन ए मूविंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि मान लेते हैं कि एक फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है। कैसा फ्लो है? ये विस्कस फ्लो बच्चों ना, ठीक से बनाते हैं अभी, ठीक ना। प्रोवाइड डिजाइनिंग पार्ट, आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर वालों का काम है ये। तो ये कोई फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये विस्कस है, विस्कस फ्लो है। मतलब मीडियम कैसा है? विस्कस मीडियम है। इस फ्लूइड का कुछ विस्कोसिटी है, ठीक है। लेट से विस्कोसिटी कितना है? नीटा है। इसका रेडियस कितना भी? आर है, ठीक है। और ये चल कितनी वेलोसिटी से रहा? वी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहना है? द विस्कस फोर्स एफ वी ऑन ए मूविंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट थ्रू ए विस्कस मीडियम, थ्रू ए विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एफ वी जो होगा is directly proportional to radius, equation 1 is directly proportional to velocity v and is directly proportional to viscosity, coefficient of viscosity, ठीक है। तो from equation 1 to 3 it comes out to be fv is directly proportional to eta rv, ठीक है। एंड कांस्टेंट हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, क्या हटाएंगे तब? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तब, और वो आता है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो इसको कहते हैं विस्कस फोर्स, यानी कि जब बॉडी लिक्विड के ऊपर वाले सरफेस के कांटेक्ट में हो तो फ्रिक्शन फोर्स लेते हैं क्या? नीटा ए इंटू डीवी बाई डी जेड। वहीं पर अगर वही सॉलिड बॉडी क्या हो जाए? लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड हो जाए तो ये लेना है 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस क्या कि सर सॉलिड बॉडी आपने स्फेरिकल ली है ना, लेकिन सॉलिड बॉडी तो स्क्वायर हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन अपने सिलेबस में केवल स्फेरिकल है, ठीक है। अदर बॉडी हो सकती है तो फॉर्मूला स्लाइटली चेंज होगा, लेकिन ये चीजें वो रहेगी वहीं पर, नीटा आर वी, ठीक है ना। तो ये था अपने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। अब छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर करते हैं कि ये जो चीज है 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई तो हम एक्सपेरिमेंटली ये पॉइंट लेकर आते हैं, लेकिन नीटा आर वी ये जो हम लेकर आ सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है। छोटा सा डेरिवेशन उसका करवाते हैं, ठीक है, कि कैसे आता है, ओके। अच्छा, एक और बताइए कि उसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा था? मोशन जिधर हो रहा था रिलेटिव मोशन के जस्ट ऑपोजिट डैश में, इधर कहाँ लगेगा? इधर लगेगा एफ वी, है ना। तो ये ध्यान में रहना चाहिए, ओके। जिधर फ्लो कर रहा है, जिधर वेलोसिटी है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ज्यादा टफ नहीं था, आसान वाकई। तो देखिए एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, ठीक है। अब इसमें क्या होता था यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस में, आपने देखा था कि इट्स एन एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या था? पहला था कि हम क्या करते थे, एम के एस को सी जी एस में कन्वर्ट करना, या फिर सी जी एस को एम के एस में कन्वर्ट करना, या फिर किन्हीं भी दो जो यूनिट कन्वर्जन हम करते थे। तो पहला एप्लीकेशन हम पढ़ते थे यूनिट कन्वर्जन। दूसरा हम वैलिडेट करते थे, वैलिडेटिंग द इक्वेशन, है ना, कि कौन सा इक्वेशन सही है या कौन सा नहीं। और तीसरा क्या था एप्लीकेशन? तीसरा एप्लीकेशन था क्रिएटिंग द न्यू फॉर्मूला, ठीक है ना, न्यू इक्वेशन। जैसा आपने ये पढ़ा होगा टी इक्वल टू पाई रूट एल बाई जी, ऐसा कुछ एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ करने वाला है। तीसरा वाला एग्जाम्पल, तीसरा वाला एप्लीकेशन यूज करेंगे, क्या है? मान लेते हैं इसकी पावर ए है, बी है और ये सी है। तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस क्या आ जाएगा? इसे इक्वेशन 1 का। तो एफ वी फोर्स है, ये फोर्स का डायमेंशन लिखो,
m1l1t माइनस 2, ठीक है। नीटा का डायमेंशन लिखो, यूनिट देखो क्या है, प्रोपोर्शनल साइन रखते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन क्या आता है m1l1t माइनस 2, टाइम का क्या आ जाएगा t1, और ये l2 क्या आ जाएगा m1l माइनस 1 t माइनस 1, तो m1l माइनस 1 t माइनस 1, इसकी पावर कितनी ए बी सी जो हम मानते हैं वो उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि पावर भी कुछ ही वेरिएबल की कुछ होगी तो आ जाएगी, है ना। चलिए, लेकिन हमें पता चल गया कि नहीं आनी चाहिए पावर, तो वी विल यूज दिस हेल्प, है ना, कि भाई हाँ नहीं आना चाहिए। चलिए आइए, अब क्या होगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, m1l1t माइनस 2, तो m की पावर a, ओके। अब l की पावर क्या आ जाएगी माइनस a, l की पावर b, l की पावर c, तो l की पावर एक साथ लिख देते हैं ना, माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है ना, छोटी सी बात है, आना चाहिए आपको, माइनस a इसका माइनस c इसका, ठीक है। अब क्या होगा, इधर भी m है इधर भी m, l l t और t, क्या करेंगे हम, सिमिलर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर को कंपेयर करेंगे, सो बाय कंपेयरिंग पावर, मास का 1 है, इधर मास का कितना है a, ठीक है, इधर लेंथ का कितना है 1 है, इधर लेंथ का कितना है माइनस a प्लस b प्लस c, इधर टाइम का कितना माइनस 2, इधर कितना माइनस a माइनस c, ओके। तो a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 यहाँ रख देते हैं, ये इधर आएगा माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 इक्वल टू माइनस c, c इक्वल टू कितना आ गया 1, तो a और c 1 आ गया, ये रख दिया यहाँ पर a और c 1, तो 1 और 1 कट गया और b इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि a b c तीनों क्या आएगा 1 1 1, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, इसकी पावर 1 1 1, और इसको साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी, वी क्या है वेलोसिटी, आर रेडियस है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। चलिए, ज्यादातर देखा गया है कि जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में स्टोक्स लॉ से क्वेश्चन काफी बार आता है, तो इसको आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ हो गया, स्टोक्स लॉ हो गया अपना, अब कुछ सवाल करवा देते हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू, अपना अगला टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि स्टोक्स लॉ का क्या है एक सब पार्ट या फिर उसी का एप्लीकेशन कहा जा सकता है, कि इसमें हम क्या करेंगे स्टोक्स लॉ को यूज करने वाले, ठीक है। आइए, क्या कहना चाहता है ये कि एक लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड का डेंसिटी कितना रो है और विस्कोसिटी नीटा है बिना कहे, ओके। चलिए अब क्या करना है, इसने कहा कि एक कंसिडर ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी कितना सिग्मा, तो मैंने कंसिडर किया एंड उसको नीचे थ्रो करवाया, यानी कि नीचे उसे डाउनवर्ड फ्लो करवाया, फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड whose density is rho and viscosity is theta, हमने क्या किया सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया स्फेरिकल, उसे नीचे गिरा दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं जब वो यहाँ पहुंचा होगा, ठीक है, मतलब जब जस्ट थोड़ी देर बाद एंटर करने के बाद, ठीक है, क्या होगा कि नीचे फोर्स लग रहा होगा वेट फोर्स W, ठीक है, और इसका डेंसिटी कितना है सिग्मा है, ओके दैट फॉर श्योर, ओके। अब जैसे ही फ्लूइड में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है, जैसे ही कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है तो फ्लूइड उस पर क्या करता है एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जैसे बुओयेंसी फोर्स कहते हैं, कौन सी डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा, वो मैंने दिखाया, बुओयेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, Fg ना कहकर इसे W ही कह दो, ठीक है। चलिए, एंड विस्कस फोर्स हमने कहा था कि जिस तरफ उसका ओवरऑल मोशन हो रहा है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है विस्कस फोर्स लगता है, चलिए लगा दिया। अब कौन सा विस्कस फोर्स होगा उस पर ही हम चर्चा करेंगे, Fv, ठीक है ना। अब ये तो जस्ट एंटर करने के बाद मैंने दिखाया,
अब और आगे जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। क्या होगा कि अब कहीं बीच में आ गया, सिग्मा डब्ल्यू अभी भी लग रहा होगा, और एफ वी अभी भी लग रहा है, और यू अभी भी लग रहा है। यहाँ पर देखो एफ वी, अब हमें पता है कि बॉडी जो है पूरा क्या करने वाला है, इमर्स करने वाला है, हम पूरी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको डुबो देंगे, ठीक है ना। तो इससे केस ऑफ स्टोक्स लॉ, यानी कि वो सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वो क्या आ जाएगा, अंदर आ गया। पहली बार में आ गया था, वैसे भी सरफेस के कांटेक्ट में था, अंदर आ गया था। तो स्टोक्स लॉ हमें यूज करना था। तो स्टोक्स लॉ यूज करना है, तो एफ वी इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई eta r v, ठीक है, ओके। लेकिन ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। यहाँ पर क्या था कि भाई यहाँ पर अगर ये नीचे जा रहा है मतलब वेट फोर्स ज़्यादा है, ये वाला केस कंसिडर करो। अगर ये नीचे जा रहा है मतलब नीचे वाला फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अभी कौन से फोर्स लग रहा है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि फ्लूइड कम कांटेक्ट में है इस गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। कम कांटेक्ट में है तो विस्कस फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि फ्लूइड का ज्यादा कांटेक्ट नहीं था इस स्टेज पर। यानी कि हियर W इज ग्रेटर देन F प्लस एफ वी प्लस यू, इस केस के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा है क्योंकि अब तो वो और नीचे जा रहा था, वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, एफ वी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एफ वी इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई eta r v। वी क्या है, वेलोसिटी। तो नीचे आने पर इसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, तो यानी कि अब इसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अब थ्रस्ट के बारे में क्या कहेंगे, क्या ये भी बढ़ रहा है? जी हाँ, क्योंकि अब ज्यादा फ्लूइड कांटेक्ट मारा तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए ये भी बढ़ रहा है। तो एक केस ऐसा आ सकता है, कौन सा केस आएगा, एक केस ऐसा आएगा जब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यानी कि पहले फोर्स ज्यादा कौन सा था, ये था। फिर धीरे 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 ये बढ़ने लगे, बढ़ते 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 ये क्या हो गया, फिर केस के इक्वल हो गए, ठीक है। तो एक केस मैंने ऐसा बताया, जब नीचे तो डब्ल्यू लग रहा है और इधर यू प्लस एफ वी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हियर W इज इक्वल टू F प्लस एफ वी प्लस यू। तो देखिए स्टार्टिंग से फिर से बताते हैं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा है, तो स्टार्टिंग में जब जैसे ही एंटर करेगा तो कम फ्लूइड इसके कांटेक्ट में है तो ब्यूएंसी फोर्स की वैल्यू कम होगी, विस्कस फोर्स भी कम होगा क्योंकि कम फ्लूइड कांटेक्ट में है, ठीक है। और उसमें इसकी वेलोसिटी भी कम थी तो इसलिए भी कम होगा, लेकिन वेट फोर्स लग रहा था तो इसलिए वेट फोर्स मैंने कहा कि यहाँ ज़्यादा होगा इसलिए नीचे जा रहा है, ठीक। अब अगर ज़्यादा नहीं होता तो नीचे भी तो नहीं जाता ना, है ना। अब धीरे धीरे जैसे नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मैंने कहा वेलोसिटी बढ़ने की वजह से 6 पाई eta r v भी बढ़ा, तो विस्कस फोर्स बढ़ गया। अब यानी कि अपोजिशन वाला फोर्स है वो भी बढ़ रहा है क्योंकि वो फ्लूइड के अंदर जा रहा है, तो फ्लूइड का कांटेक्ट बढ़ रहा है, तो विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा उसे रोकने वाला। वहीं पर अब थ्रस्ट क्या करेगा कि अब ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि अब ज्यादा फ्लूइड कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, ज्यादा फोर्स वो ऊपर की तरफ लगाएगा, ठीक है, लगाया। अब बढ़ते बढ़ते यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बढ़ते 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 मैंने कहा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो बढ़ करके एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे किसके, डब्ल्यू के। जब इक्वल हो गए तब स्टेज इज रीच्ड व्हेन द नेट फोर्स बिकम जीरो। जब दोनों इक्वल है तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, सही है। तो अब उस ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा है, कोई फोर्स एक्स, ओवरऑल कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ओवरऑल कोई फोर्स नहीं है। तो एफ नेट क्या है, जीरो है। तो ए नेट क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो वही लिखा है, एट दिस स्टेज डाउनवर्ड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो। ओवरऑल नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। फिर से देखिए, थर्ड स्टेज इज रीच्ड व्हेन द नेट फोर्स बिकम जीरो। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं
तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता है, लेकिन फाइनली वो एक कांस्टेंट स्पीड को अटेन कर लेता है। उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। कब अटेन कर लेगा? जब फोर्स इक्वल होगा। एग्जाम्पल के लिए सुनिए, बारिश की बूंदें नीचे गिरती गिरती तो दूर से काफी ज्यादा ज्यादा हाइट से जब आ रही है तो हमें लगता है कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जब हमसे टकराती है तो ना वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, एक मिड रेंज की वेलोसिटी कहा जा सकता है। यानी कि ऐसा हुआ होगा कि जब पानी की बूंदें नीचे आ रही है, ठीक है, पानी की बूंदें नीचे आ रही, तो ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, किसकी वजह से? क्योंकि चारों ओर हवा है, हवा भी क्या है? फ्लूइड है। अब थ्रस्ट लगेगा क्योंकि अगेन फ्लूइड है, और नीचे क्या लग रहा है? एमजी। दैट्स हाउ इट वर्क। ओके, तो रेन ड्रॉप का भी एक टर्मिनल वेलोसिटी होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डेराइव करते हैं। तो इसी टर्मिनल वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है। करें? तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सा लगाएंगे हम? केस केस हम लगाएंगे कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, यानी कि W इज इक्वल टू एफ वी प्लस यू। क्या करना है? W तो हो गया कितना? mg, यानी कि इसका वैल्यू mg। एफ वी का वैल्यू कितना? 6 पाई ईटा आर वी। और u, और ये v कौन सा? वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी कौन सा? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। और u कितना होता है? अब थ्रस्ट v रो g। ये v कौन सा है? वॉल्यूम है, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। रो किसका? फ्लूइड का, याद होगा आपको। चलिए इसे निकालना है तो इसे साइड में रख लिया। 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू वी रो जी माइनस एम जी, ठीक है। ये m किसका है? इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का, स्फेरिकल का। मास नहीं गिवन है, क्या करेंगे? मास को कन्वर्ट कर देंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में, ठीक है। ओके, 6 पाई ईटा आर वी टी। ओके, वॉल्यूम कॉमन है, क्यों? क्योंकि पूरी तरह से बॉडी कहाँ है? फ्लूइड के अंदर है। तो यहाँ पर वॉल्यूम होता था किसका? सॉलिड का, तो वो ही है। यहाँ पर ये वॉल्यूम किसका है? अगेन सॉलिड का ही है, तो दोनों वॉल्यूम क्या है? सेम है। जी भी कॉमन, तो क्या आ जाएगा? अच्छा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन इसका डेंसिटी कितना है? डेंसिटी सॉलिड वाले का सिग्मा है। कितना है? सिग्मा है। ये फ्लूइड का है, ये सॉलिड का। क्या आ जाएगा? v इंटू जी सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ। तो हियर 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू वी जी रो माइनस सिग्मा। वी ये वॉल्यूम है ना, वी टी हमें निकालना है, क्या आ जाएगा? वी टी इज इक्वल टू वी जी रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर, ठीक है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका? सॉलिड का। सॉलिड स्फेरिकल, कैसा? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस हमने आर माना हुआ है। चलिए क्या आ जाएगा? पाई से पाई कैंसिल, और आर से आर कैंसिल हो गया। 2 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा? 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा वी टर्मिनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। और इस पर लगभग हर 1-2 साल में आईआईटी अपना क्वेश्चन पूछती है, और नीट वाले तो जम करके इसे रट लीजिए। एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है फॉर्मूला बेस्ड इस पर, या फिर थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगा, है ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हुआ। चलिए इसमें आगे, सिग्मा किसका है? डेंसिटी सॉलिड ऑब्जेक्ट का। रो किसका है? फ्लूइड का है ना। चलिए अब इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि वी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको बताना है। और इसमें क्या बताना है? टर्मिनल वेलोसिटी और आर के बीच का ग्राफ। तो ये तो आसान है, देखो टर्मिनल वेलोसिटी और आर के बीच का ग्राफ। तो टर्मिनल वेलोसिटी ये है, इसे मान लो वाई एक्सिस पर है, और आर के साथ हमें बताना, तो बाकी को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट, कांस्टेंट के, और आर स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू आर स्क्वायर क्या हो गया? ये वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया।
इसे वी टी का बाकी कांस्टेंट माना, वी टी को मैंने लिया वाई एक्सिस पर, आर को मैंने लिया एक्स पर। क्या आ जाएगा? पैराबोला। पैराबोला होगा तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक। अब वी और टी, वी किसका वेलोसिटी? सॉलिड का। तो धीरे धीरे हमने देखा था कि इनिशियली जब वो ड्रॉप करवाते हैं फ्लूइड के अंदर तो वेलोसिटी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर क्या होता है? फोर्स, एक नेट फोर्स जीरो हो जाता है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर फाइनली क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। चलिए एक सवाल लिखिए। सवाल है, दो ऑब्जेक्ट दिए, ठीक है, दो कंटेनर है, इसमें P है सॉलिड ऑब्जेक्ट, इसमें Q है। ओके, ठीक है ना, P और Q। P का जो डेंसिटी दिया है वो कितना? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो सिग्मा दिया है वो कितना? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, दोनों का 8 ही दिया है। ओके, अगला है, इसमें डायामीटर दिया है इसका, डाया 1 सेंटीमीटर। इसका डाया कितना है? इसका डाया है आपके 1.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला डाटा है इसमें रो, फ्लूइड का रो दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो रो दिया है वो गिवन है कितना? 1.6। चलिए इसका डेंसिटी ज़्यादा है। नीटा इसके लिए दिया है 3 और इसके लिए नीटा दिया है कितना? 2। और पूछा है फाइंड v टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ p, v टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ q, इन दोनों का रेशियो। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी मिले हैं, ए, बी, सी और ये डी। ऑप्शन है 4, 3, 2 और ये 1। यानी कि P एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, नीचे गिराया जा रहा है, Q भी नीचे गिराया जा रहा है, दो अलग अलग कंटेनर है। इसमें जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी ये है, इसका फ्लूइड का डेंसिटी ये है, इसका डाया ये है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? जो भी हो जाएगा। तो V टर्मिनल एट P डिवाइड बाय V टर्मिनल एट Q क्या आएगा? देखो, इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इसका क्या कहेंगे? R2। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? 2/9 R1 का स्क्वायर रो P का माइनस सिग्मा भी P का, रो P का सिग्मा P का अपॉन नीटा ये P का। 2/9 R2 का स्क्वायर रो Q का सिग्मा किसका? Q का अपॉन नीटा Q का। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो। 2/9 कैंसिल हो गया। R1 कितना आ जाएगा? R1 आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा? 0.5 का भी आधा, है ना, तो 0.5 का भी आधा 1/4 0.25 कितना आ जाएगा? 0.25 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये आ गया 0.5 का स्क्वायर इंटू रो कितना इसका? 0.8, सिग्मा कितना? 8 है, अपॉन नीटा कितना P का? नीटा आ जाएगा 3। ओके, इंटू R2 का स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर और P सिग्मा माइनस रो। अच्छा, ये मिस्टेक कर दिया है क्या? ये इसमें कितना आया था? 2/9 R स्क्वायर सिग्मा माइनस रो आएगा क्या? नीटा। सही है, ये आएगा। मिस्टेक लिख दिया मैंने, उल्टा लिखा है, सिग्मा P माइनस आर पी, रो P। ठीक है, चलो सिग्मा Q माइनस रो Q। ठीक ना? अरे यही तो आएगा, देख लो। यस है, कितना था? W इक्वल टू एफ वी प्लस यू था, ये क्या था? 6 पाई ईटा आर वी टी था, प्लस यू कितना था? वी रो जी था, और ये क्या था? सिग्मा इंटू वी जी था। ठीक है, क्या आ जाएगा? जी। ओके, सिग्मा माइनस
रो वी जी अपॉन 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू वी। वी कितना रखा था 4/3 पाई आर क्यूब। ये पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन नीटा आर। ठीक है ना, तो सिग्मा माइनस रो कर लेना, अगर मैंने लिखा भी दिया गलती से। ठीक है ना, ओके सिग्मा माइनस रो, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 0.8 हो जाता है, छोटा मिस्टेक है ना। चलिए यहाँ पर सिग्मा कितना क्यू का, यहाँ पर इसका सिग्मा है 8 माइनस रो कितना 1.6। इसे सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा लगभग, ये जो भी आएगा आपका आंसर होगा, मेरे ख्याल से 3 आएगा, सोल्व कर लेना। ठीक है ना, ऑप्शन 3। तो ये सवाल जो था बच्चों जेईई 2016 का था, तो आप देख सकते हैं केवल फॉर्मूला बेस्ड पूछा था। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना टर्मिनल वेलोसिटी का ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। एक लेक्चर और रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स ऑल ओवर। ठीक है, चलिए तब तक बाय। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है।